हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हमारी जो है कक्षा 11 मैथ की क्लास चल रही थी, जिसमें हम एक्सरसाइज 9.2 कर रहे थे। जो टॉपिक का नाम था हमारा सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस। तो इसके हमने जो है 14 सवाल हमने कर लिए थे। अब इसका जो है आज हम 15 सवाल स्टार्टिंग करें, 15 सवाल करते हैं। तो इसका 15 सवाल जो है वो ये है कि तांबे की छड़ की लंबाई L सेंटीमीटर है। यहाँ पर जो है एक तांबा है, उसकी छड़ की लंबाई L सेंटीमीटर दे दी और सेल्सियस ताप C का, सेल्सियस ताप में जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में दिया है। तो C का रैखिक फलन है। रैखिक फलन का मतलब इसमें कोई जो रिलेशन है, कोई समीकरण है। एक प्रयोग में यदि L बराबर जो है 124.942 है, जब L का मान इतना है तो C बराबर 20 डिग्री रहता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब टेम्परेचर है ये। और यदि L बराबर 125.134 है तो जब C बराबर 110 पर ये रहता है आपका। तो L और C के पदों में हमें व्यक्त करना है। तो इसमें जो है एक हमें समीकरण निकालनी है L और C के पदों में। तो यहाँ पर जैसे कि हम समीकरण निकालते थे, पीछे जो सवाल हमने किए थे वो x और y के पदों में सवाल रहता था, लेकिन यहाँ पर सवाल वही है, थोड़ा जो है पूरी रूपरेखा चेंज हो चुकी है। बस यहाँ पर जो है ना, जहाँ x और y लिखते थे वहां पर जो है L और C का जो है जिक्र किया गया है। तो करते हैं, देखो शुरू। इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे रेखा का समीकरण। तो जैसे x और y रहता था तो हमारा रेखा का समीकरण क्या रहता था, y माइनस वाई वन, इस टाइप से रहता था, m और x माइनस एक्स वन। इसी टाइप से यही यहाँ पर जो है सूत्र हो जाएगा हमारा l और c के पदों में। तो देखो हम लिखेंगे रेखा का समीकरण, हल में लिखेंगे हम रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण तो रेखा का जो समीकरण हमारा हुआ करता था y माइनस वाई वन हुआ करता था। तो यहाँ पर y की जगह जो है ना, हमने l मान लिया कि l माइनस एल वन है। यहाँ पर जो है l माइनस एल वन है और बराबर। अब इसके बाद क्या हुआ करता था, वहां पर x हुआ करता था और m हुआ करता था। तो यहाँ पर जो है देखो, क्योंकि यहाँ एक तो m का मान हमें पता नहीं है, लेकिन m का मान नहीं पता है, लेकिन बिंदु हमें दे रखे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे हम लिखते थे, यहाँ पर हमने लिखा y माइनस वाई वन, और यहाँ पर लिखते थे जब दो बिंदु दिए होते थे y2 माइनस वाई वन, तो यहाँ पर लिखेंगे L2 माइनस एल वन बटे x2 माइनस एक्स वन। और यहाँ x2 का मतलब यहाँ C1 से है, मतलब C का जो पॉइंट है उसे हमने x1 नाम दे देंगे हम उसको। तो यहाँ हम लिख लेंगे L2 माइनस एल वन बटे C2 माइनस C1। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास C माइनस C1, मतलब जो x की जगह समीकरण हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने x की जगह c मान लिया, तो ये समीकरण का हमारा ये सूत्र लग जाएगा। अब बात आती है कि यहाँ L1 L2 C1 C2 इसके बारे में समझते हैं। देखो तो पहले देखो इधर लिख लेते हैं, जैसे कि सब शुरू में लिखा है यहाँ पर L1 का जिक्र हुआ है, तो ये L का मान है, L का मान इतना है, तो ये C का मान इतना है। तो हम इसको लिख लेंगे कि ये हमारा जो शुरू में मान दे रखा है L1 का मान, तो L1 बराबर जो है वो 124.942 है, ये L1 का मान है। ये हमारे पास C1 का मान हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे हम C1, और C1 बराबर कितना दे दिया उसने, 20। इसी प्रकार से एक कंडीशन और उसने दी है कि यहाँ पर, और देखो यहाँ लिखा ना L, फिर दोबारा से L माना L2, ये L2 मान लेंगे हम इसको। और ये दिया है 125.134, और C2 का मान यहाँ पर दे दिया 110। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास L1 L2 C1 C2 के हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब इस समीकरण में जो है हम ये मान रख लेंगे। अब देखो इसका मान रखते हैं, पहले तो L है तो L तो हम ऐसे लिख लेंगे माइनस। अब L1 का मान हमें लिखना है, तो L1 का मान देखो ये लिखा, L1 का जो मान है वो दिया है हमें 124.942 बराबर। अब यहाँ पर देखो ये वाला सूत्र लगना, L2 और L2 का मान दे रखा है 125.134 माइनस L1, और L1 का मान अभी हमने लिखा, देखो ये लिखा 124.942, और बटे में क्या आ जाएगा C2 माइनस C1।
तो C2 माइनस C1 का मान रख देते हैं। C2 माइनस C1 का मान कितना है, देखो C2 माइनस C1 का जो मान है, तो C2 यहाँ पर दिया है 110 और C1 का जो मान दिया है वो 20 दिया है, तो यहाँ पर हमने 20 लिख लिया। पर इसको जो है पहले, अच्छा यहाँ पर अभी C का मान रहेगा, अभी यहाँ C माइनस C1 और C1 का जो मान है वो है 20, ये आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो है इसको जोड़ रखा करते हैं भाई, देखो यहाँ इसे तो हम ऐसे लिख लेंगे L माइनस 124.942, इसको ऐसे लिखा रहेंगे बराबर। सबसे पहले यहाँ पर हम प्लस माइनस करते हैं कि यहाँ माइनस है तो इसे घटाना है पहले हमें, तो इसे घटा लेते हैं। देखो भी घटाने के बाद देखना है कि कितना आता है, यहाँ पर इसे चेक कर लेते हैं। तो देखो भाई इसे अगर हम घटाते हैं तो यहाँ पर घटा लो कि इसे घटाएंगे कैसे, 125.134 लिखा हुआ है, फिर हमें घटाना है 124.942 घटाना है। इसे घटाओ यहाँ से, देखो कितना आएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 9 आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 10 1 और यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर तो ये तक 0 हो जाएगा, मतलब 0.192 आ जाएगा, 0.192। इसको घटाया हमने, घटाने पे कितना मिला 0.192 मिला हमें। अब 110 में से 20 घटा दो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 0 और 9 हो जाएगा, यहाँ पर 90 आ जाएगा। 11 में से जब 2 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 90, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब C माइनस 20 ऐसे लिखा रहने दो, C माइनस 20 हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया अभी, तो ये हमने घटाकर लिख लिया। अब इसको देखो आगे हल करते हैं, किस टाइप से करेंगे उसको समझेंगे। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, L ये वाला जो मान दे रखा है हमें, है ना, ये वाला जो मान दे रखा है इसको हम इधर लेके जाते हैं, तो हम लिखेंगे L बराबर ये वाली वैल्यू अगर इधर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे कि 124.942। अब उसके बाद देखो ये वाली संख्या तो ये आ जाएगी प्लस में, प्लस इसे ऐसे लिख दो 0.192 और बटे 9090 और C माइनस 20। पर इसको जो है ना हमारा एक समीकरण बन गई, जो समीकरण उसने कहा था कि L और C के पदों में व्यक्त करो, तो L और C देखो यहाँ L भी आ रहा है, यहाँ C भी आ रहा है, तो एक समीकरण बन गई और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपका सोल्व हो गया। देखो भैया अब ये जो है अब 15 सवाल कंप्लीट हो गया। अब इससे अगला सवाल करते हैं 16वां सवाल, और 16वां सवाल ये है कि किसी दूध भंडार का स्वामी प्रति सप्ताह 98, इस सवाल गलत हो गया क्या, 980 है ये, ना ही 0 लगाने से यही है, यहाँ पर ये 980 है। 980 लीटर दूध 14 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेचता है, और 1220 लीटर दूध वो 16 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेचता है। तो बताना यह है कि विक्रय मूल्य तथा मांग के मध्य एक संबंध हमें स्थापित करना, उस संबंध को रेखिक मानते हुए। देखो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है रेखिक, तो रेखिक का अगर जिक्र हुआ है तो रेखिक का मतलब जो समीकरण होती है, कुछ समीकरण तो बनी होगी जरूर, तो इसलिए रेखिक का जिक्र यहाँ पर हुआ है। रेखिक जो समीकरण होती है, तो रेखिक मानते हुए यह ज्ञात कीजिए कि प्रति सप्ताह वह कितना दूध 17 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। तो मतलब हमें जो निकालना है वो दूध निकालना है कि कितने लीटर दूध हो सकता है, तो 17 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से हम उसको बेच सकते हैं। देखो इसमें जो है हम मान लेंगे कि सवाल में हमें दिया नहीं है, तो उसको जो सवाल में दिया नहीं, जो निकलवा रहा है दूध, इसमें दिया नहीं है कि कितना दूध है, तो वो वही तो हमें निकालना है, तो उसको हम मान लेंगे। तो हम लिखेंगे, जब इसका हल करेंगे हम लिखेंगे माना बाई लीटर दूध, माना बाई लीटर दूध 17 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है। 17 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है।
बेचता है। देखो इसमें जो है हमें बाई निकालना है, मतलब कितना दूध, कितने दूध को हमने क्या मान लिया, बाई, कि 22 लीटर दूध बेचता है वो, हमने उसको मान लिया बाई। अब हमें इस सवाल में सिर्फ बाई का मान निकालना है, क्योंकि बाई को हमने माना है कितना, तो दूध आ जाएगा हमारा कितना है, तो ये हमने मान लिया। अब देखो इसमें हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर रेखिक लिखा ना, रेखिक मानते हुए, तो रेखिक समीकरण या सरेख समीकरण की क्या कंडीशन होती है उसको समझेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे सरेख, सरेख या रेखिक, सरेख या रेखिक लिख दो आप, रेखिक। इसकी एक कंडीशन होती है, देखो इस सरेख या रेखिक होने की शर्त क्या होती है, होने की शर्त, इसकी शर्त क्या होती है उसको समझेंगे। देखो जैसे जो है हमारे पास कोई लाइन हुआ करती है, जैसे जो है हमारे पास ये कोई लाइन है, अब यहाँ पर बिंदु है, जैसे कि हम मान लेंगे कि यहाँ पर सपोज करो ए बिंदु है, इधर मान लेंगे बी बिंदु है ना, इसको हमने ए मान लिया और इसको जो हमने बी मान लिया और इसको हमने सी मान लिया। ये एबीसी जो है हमें कुछ बिंदु देती है उसने, कि ये जो है एबीसी क्या है, एक बिंदु है और एक लाइन पे ये बिंदु है। अब सरेख कब होंगे, सरेख का मतलब होता है, सरेख मतलब रेखिक कब होंगे, सरेख कब होंगे जब जो है इसका मान, मतलब इसकी जो क्या होगी, इसकी जो ढाल है m1 और इसकी जो ढाल है m2, ये दोनों क्या होंगे, यदि बराबर होंगी, इन दोनों की ढाल यदि बराबर आ जाए तो ये जो बिंदु हो जाएंगे a और b और c क्या हो जाएंगे, सरेख हो जाएंगे। तो ये हमें जो है इसमें यही देखना है, कि यही हमें दिखाना है इसमें, कि ए बी का जो मान है, ए बी की जो ढाल है वो बराबर है किसके, बी सी की ढाल के बराबर है, ये हमें देखना है इसमें। अब यहाँ पर जो है ए के निर्देशांक क्या होंगे, बी के क्या होंगे और सी के क्या होंगे, उसको समझते हैं। तो इसमें देखो शुरू में जो दिया है, शुरू में क्या दे रखा है, देखो भाई शुरू में जो वैल्यू दे रखी है, ये दे रखा है कि किसी दूध भंडार का स्वामी, ये दे रखा है 980 लीटर, 980 लीटर तो दूध है, और 980 लीटर दूध है, और उसका जो रेट है वो 14 रुपए लीटर है। मतलब ये जो बिंदु है ना, जो ए पॉइंट है, इसके हम पॉइंट मान लेंगे, मतलब यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है 14 रुपए प्रति लीटर तो दूध है। अब इसमें जो है दूध ये तो रेट आ गया, और दूध कितना है 980, ये दूध आ गया हमारे पास, तो 14 और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, तो फिर 980, तो ये हमारे पास, इसको हम मान लेंगे x1 और ये हो गया y1। तो ये हमारे पास इस टाइप से वैल्यू दे रखी है अलग अलग। इसी प्रकार से अब बी वाला पॉइंट देखेंगे भी, बी वाला पॉइंट, अब बी वाले पॉइंट को देखेंगे, तो बी वाले पॉइंट में कहां पर है, देखो तो बी वाले पॉइंट में क्या बात करी है कि 1220 लीटर दूध जो है 16 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेचा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले हम लिख रहे हैं दर, मतलब रेट कितना है, तो 16 रुपए है, तो यहाँ लिख लेंगे हम 16 और कितना है दूध, 1220 हो जाएगा, ये 1220 लीटर। तो ये हमारे पास, इसको हमने x1 y1 माना है, इसको x2 y2 मान लो आप, क्योंकि तीन बिंदु है, सरेख होने की कंडीशन हमें दिखानी है इसमें। अब तीसरा पॉइंट हमें देखना है, तो तीसरा पॉइंट में क्या है, देखो भी तीसरा पॉइंट हमने मान लिया कि बिंदु यहाँ पर जो है ये सी है, ये बी है और यहाँ पर ये बिंदु है। तो सी में देखो भाई क्या होगा, सी में क्या होगा कि इसमें रेट तो हमें दे रखा है 17 रुपए प्रति लीटर, तो रेट तो हमें 17 रुपए प्रति लीटर दे रखा है, चलो भाई हमने 17 लिख दिया, लेकिन दूध कितना है उसको हमने बाई माना, तो यहाँ पर हमने बाई लिख लिया। तो ये हमें देखना है वैसे। अब ये जो सवाल है हमने इस रूप में सेट कर लिया। अब इसके आगे देखो हमें क्या करना है, रेखिक होने की शर्त, तो हमने बताया था कि जो है इनकी जो ढाल है, जैसे ए बी की ढाल बराबर होगी बी सी के ढाल के बराबर होगी, इनकी जो ढाल है, तो वही हम लिखेंगे कि ए बी की ढाल बराबर होगी बी सी के ढाल के। यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी शर्त क्या है, रेखिक सरेख होने की शर्त होती है कि ए बी की ढाल, ढाल मतलब m, ए बी की ढाल बराबर होगी, ए और बी की ढाल बराबर होगी, इसकी जो ढाल है वो बराबर होगी इसके, मतलब बीसी की ढाल के। तो यहां पर हम लिख देंगे बीसी की ढाल। बस अब यहां पर इनका जो है सूत्र लगाना है हमें। ढाल का सूत्र क्या होता था, ढाल का सूत्र होता है कि y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, तो वो हमें इनका सूत्र लगाना है यहाँ पर। तो जैसे यहाँ a और b का जिक्र हुआ है, तो a और b का जिक्र हो जाएगा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि y2 माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। डायरेक्ट ढाल निकालना तो ये सूत्र होता है m1, m का मान निकालने का। और फिर आगे लिखा है
बी और सी, तो बी सी में हम क्या लिख सकते हैं, बी सी में हम देखो इसको मान लो इसको मान लो x3 और इसको मान लो y3, तो हम जो नहीं बी और सी का जिक्र हुआ तो हम बी वाला जो है शुरू में लिखेंगे, देखो बी और सी का जिक्र हुआ तो y वाला शुरू में ले लेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे y3 माइनस y2 बटे x3 माइनस x1, भाई इसमें हम मान रख देंगे। तो ये वैल्यू जो है आप इसमें पुट करनी है। देखो भाई y2 का मान देखो कितना है, तो y2 का जो मान है वो 1220 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1220 माइनस y1, और y1 का मान है 980 बटे, अब x2 का मान हमें देखना है। देखो भाई x2 का मान जो आ गया है, x2 का मान यहाँ पर 16 है, x2 माइनस x1, तो 16 माइनस x1 का मान है 14 बराबर। अब देखो भाई इसके बाद हम क्या लिखेंगे y3, और y3 का मान कितना दे दिया y, तो हम यहाँ लिखेंगे y माइनस y2, और y2 कितना है 1220, और बटे x3 माइनस x1, और x3 का जो मान है वो 17 है, 17 माइनस, और x3 माइनस यहाँ x2 होना चाहिए भाई, ये x2 होना चाहिए यहाँ पर, x2 होगा यहाँ पर, तो 17 माइनस 16 होगा, क्योंकि x3 माइनस y3 माइनस y2, तो x3 माइनस x2 हुआ करता है, यहाँ पर जो है 16 आ जाएगा। बस इनकी जो है अभी इनको कैलकुलेट करते हैं। देखो इसमें से घटाओ पहले कितना आएगा, 1220 में से हमें घटाना है 980, देख लो भाई कितना आएगा, इसको 1220 में से घटा दो आप 980 घटा दो, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 2 आ जाएगा, 240 आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम 240 बटे 2, क्योंकि इसमें से घटा दिया हमने, और इधर कितना आ जाएगा बाई माइनस 1220 ऐसे लिखा रहने दो, और बटे 1। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, और हमें जो है एक समीकरण बाई का मान मिल जाएगा यहाँ से। जब हम इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसे पहले इसको काट लेते हैं, देखो यहाँ कट जाएगा ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 एकम 2, ये हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 120 बराबर y माइनस 1220, तो ये आ गया बटे 1, उसको छोड़ो। अब हमने लिखना है y, तो ये वाली जो वैल्यू है इसको इधर ले आते हैं, तो ये हमारी प्लस में हो जाएगी, ये वाली वैल्यू इधर ले आओ, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट y बराबर, जब ये वैल्यू इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो ऐसे इसे लिख लेंगे 1220 प्लस 120। अब इनको जोड़ दो भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 2 और 2 हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो गया 3, और यहाँ पर हो जाएगा 1 और 1 हो गया 2। तो ये जो है हमारा गलत जुड़ गया, क्या कहते हैं, हाँ गलत जुड़ गया भाई, यहाँ पर 120 ऐसा करके जोड़ेंगे ना, ये देखो दोबारा जुड़ गया, देखो भाई ऐसे जोड़ेंगे 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1340 आएगा, ये आएगा हमारा 1340, 1340 ये वैल्यू आ जाएगी जब इसको ऐड करेंगे। तो ये जो है y का मान आ गया हमारे पास, और y का मान ये तो हमें निकालना था जिसको हमने माना था, तो दूध जो होगा वो 1340 लीटर दूध हो जाएगा। तो ये जो है इसका आंसर आ गया कि y बराबर 1340 लीटर दूध, ये लीटर दूध है इतना है, ये दूध की वैल्यू हमें निकालनी है कितना दूध है, तो वो ये है 1340 लीटर दूध है। तो ये 16वां क्वेश्चन है आपका कंप्लीट हो गया है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 16 पूरा हो चुका था, 17वां क्वेश्चन करते हैं। 17वां क्वेश्चन ये है कि अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु P और a, B है, तो दिखाइए कि रेखा का समीकरण x/a प्लस y/b बराबर 2 है। मतलब ये हमें सिद्ध करके दिखाना है कि सवाल में जो है रेखा का जो समीकरण होगा वो इतना होगा, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है सवाल में। तो हम क्या लिखेंगे, हल। अब देखो भाई हल में हम क्या लिखेंगे, अब इसमें जो है क्योंकि हमें सिद्ध करना है, और यहाँ पर सवाल में लिखा है मध्य बिंदु का जिक्र भी हुआ है, तो देखो यहाँ पर एक हम पहले चतुर्थांश बनाते हैं इसमें, कि यहाँ पर जो है हमारे पास एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये हमारे पास वाई अक्ष है। अब इसमें क्योंकि रेखा का जिक्र हुआ, तो एक रेखा जो है यहाँ पर एक रेखा इस टाइप से है, ये जो है एक लाइन है हमारे पास, रेखा है एल,
और जो एक्स अक्ष है, यहाँ पर एक्स अक्ष से जो बिंदु मतलब एक्स अक्ष पे जो लाइन ये पॉइंट कट रहा है, इसको हमने, यो ए पॉइंट है, और जो वाई अक्ष पे जो है पॉइंट मिल रहा है, इसको हमने बी नाम दिया। ये ए है और ये बी है। अब ये जो लिख रखा है कि मध्य बिंदु है ना, ये हमारी एक रेखाखंड, एक रेखा है, और इस रेखाखंड, तो रेखाखंड का मध्य बिंदु, इस रेखाखंड का यहाँ से यहाँ तक का, इसे बोलेंगे एक रेखाखंड। ए से बी तक की जो दूरी है उसे बोलेंगे रेखाखंड। तो ए बी जो रेखाखंड है, इसका जो मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु यहाँ भी रहा होगा। और जो मध्य बिंदु सवाल में दिया है कि पी, और ब्रैकेट में ए कोमा बी, मतलब ये हमें सवाल में दे रखा है, इसका मध्य बिंदु पी है, ये हमें सवाल में दे दिया है। जब सवाल में ये दे दिया है तो हमें क्या निकालना है कि देखो यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी हम कहें तो हम यहाँ से यहाँ जो कि क्या करते थे, उसको अंत्य खंडों पे जब वैल्यू काटती थी तो यहाँ पर हम क्या लिखते थे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए लिखते थे, बाई अंत्य खंड पे कोई वैल्यू काट रही तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी बी लिखते थे। लेकिन यहाँ पर ए और बी तो पहले से लिखा हुआ है, तो हम मान लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, एक्स अक्ष पर जो हमारा ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से लेकर और यहाँ ए पॉइंट तक, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी वैसे तो ए रहती थी, लेकिन ए सवाल में पहले से दे रखा है यहाँ पर, तो हम इसको मान लेंगे ए कोमा जीरो। हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैपिटल ए है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बी है, तो यहाँ पर जो निर्देशांक बनेंगे हमारे बी के, वो बनेंगे हमारे पास 0, बी, ये मान लेंगे हम कि ये जो है हमारे ए और बी के निर्देशांक आए, कोऑर्डिनेट आ गए ए और बी के, और इसका जो मध्य बिंदु वो हमें यही है। तो हम लिख लेंगे इसको, देखो माना, हम इसको लिखेंगे माना, हम ये मान लेंगे कि माना कि ए बी का मध्य बिंदु, ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु P और ब्रैकेट में ए कोमा बी है, ये हमने लिख लिया। देखो यहाँ मध्य बिंदु का जिक्र हुआ, तो मध्य बिंदु का जो है हम इसमें सूत्र लगा देंगे कि अक्षों के बीच का मध्य बिंदु अगर हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे अक्षों के बीच मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु निकालने का हमने सूत्र आपको ये बताया था। देखो अक्षों के बीच मध्य बिंदु निकालने का सूत्र ये होता है कि x1 प्लस x2 और बटे 2, फिर y1 प्लस y2 बटे 2। तो ये जो है हमारा मध्य बिंदु के निकालने का सूत्र हुआ करता था। अब यहाँ पर जो है, क्योंकि देखो यहाँ मध्य बिंदु हमें दे रखा है, तो यहाँ पर मध्य बिंदु कितना दे दिया, P और a कोमा बी दिया है, तो हमने लिख दिया कि ये P a कोमा बी हमें दे रखा है सवाल में, तो ये मध्य बिंदु हमने यहाँ पर लिख लिए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे a कोमा बी, भी सवाल में दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें इनकी वैल्यू रखनी है कि जैसे कि x1 प्लस x2, y1 प्लस y2, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का सूत्र हुआ करता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे x1 और ये हो गया y1, इसको मान लो x2 और ये हो गया y2, ये जो दूरी है। तो अब यहाँ से हम मान रखते हैं, देखो तो हम लिखेंगे ए बी बराबर, या ए, देखो यहाँ को जो है इसे a कोमा बी लिख लो, ए बी बराबर x1 का मान कितना है, x1 का मान है a, तो a प्लस और x2 का मान 0 बटे 2, फिर y1 का मान देखो कितना है, तो y1 का मान 0 है, प्लस y2 का मान दे दिया b और बटे आ गया 2। तो हम ये कह सकते हैं कि a और b बराबर जो आएगा वो आ जाएगा a बटे 2 कोमा b बटे 2, ये मिल गया हमारे पास कि भाई। अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यू दे रखी ना, ये वाली वैल्यू ए के बराबर, इसकी a बटे 2 के बराबर है, ये b जो वैल्यू b बटे 2 के बराबर है, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार या प्रश्न के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि a बराबर a बटे 2, a बराबर a बटे 2 और b बराबर b बटे 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो कैपिटल A और कैपिटल B है इसका मान हम निकाल सकते हैं। यदि हम बात करें कि कैपिटल A का मान कितना होगा, तो कैपिटल A बराबर इसकी गुणा हो जाएगी इधर, तो ये हो जाएगा 2A, ये कैपिटल A का मान आ जाएगा। कैपिटल A का जो मान आ जाएगा हमारे पास, कैपिटल A बराबर आ जाएगा 2A।
इसी प्रकार से बात करें कैपिटल बी की, तो बी बराबर आ जाएगा 2b, बी बराबर आ जाएगा 2b। तो ये हमने यहाँ से ए और बी के मान निकाल लिए। अब ये जो ए और बी के मान है, तो हमारा जो एक समीकरण होता है अंत्यखंड रेखा का जो समीकरण होता है उसमें मान रख देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अंत्यखंड रेखा का समीकरण। अंत्यखंड रेखा का समीकरण क्या होता है, देखो भी अंत्यखंड रेखा का समीकरण। तो अंत्यखंड रेखा का जो समीकरण होता था वो क्या होता था, वो होता था कि x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी और बराबर 1। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसको जो है हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे कि ये हमारी जो है एक सूत्र होता है, और इसको हमने मान लेंगे समीकरण नंबर ए है, मतलब 1 है, पहली समीकरण है ये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो ए और बी आ गया है ना, ए और बी के मान जो है इस समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ लिख लेंगे हम कि भाई ए और बी के मान जो है समीकरण 1 में रखने पर जो है ए है, ए तथा बी के मान समीकरण 1 में रखने पर, जो अंत्यखंड की समीकरण है इसमें ये मान रख दो ए और बी के जो हमने यहाँ पर निकाले थे, ये दोनों मान यहाँ पर रखते हैं इस समीकरण में। तो हम यहाँ लिखेंगे x अपॉन, अच्छा a की जगह हम 2a लिख सकते हैं, प्लस y की जगह हम 2b लिख सकते हैं, वो बराबर आ गया 1। अब इसको हमें हल करना है बेटे, तो इसको जो है आगे हम हल करेंगे। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देखो ये जो 1/2 है, 1/2 दोनों में आ गया है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं भाई, 1/2 हो तो हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ x अपॉन ए लिख सकते हैं प्लस y अपॉन बी लिख सकते हैं, और बराबर कितना आ गया 1। अब देखो क्योंकि हमें ये सिद्ध करना है तो सवाल को देखना पड़ेगा कि सवाल में जो सिद्ध करना है, यहाँ 1/2 आ रहा है, तो आप क्या करते हैं इस 1/2 को इधर ले जाओ, ये इधर भाग में इधर जाके गुणा में हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी वो बराबर आ जाएगा 2। तो यही तो हमें सिद्ध करना था, ये 2 इधर जाके गुणा में चला गया, 2 का ना 2, तो ये जो है हमारा सिद्ध हो गया। और यही हमें सिद्ध करना था कि x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी बराबर 2, और यही हमने किया है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा हल हो गया पूरा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।